हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th में आप सभी लोगों को व्युत्क्रम लेसन के न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। ठीक है, व्युत्क्रम लेसन आपको पढ़ाया गया है, उसकी पहले कॉन्सेप्ट आप तैयार करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, लिखा एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। मतलब एक ही आवृत्ति की, और आवृत्ति तो वैसे भी व्युत्क्रम के लिए आवृत्ति आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो कहा था एक ही आवृत्ति की और एक ही मतलब आयाम समान है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, ये नगीन प्रकाशन की बुक है, उससे लगवाए जा रहे हैं। नंबर 1, A1 बराबर A2 और बराबर क्या दिया गया, A दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, A, और आवृत्ति तो वैसे भी समान होनी चाहिए व्युत्क्रम के लिए। ठीक है, तो एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगें एक बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा। ठीक है, कितना कलांतर होगा, ठीक, ये पूछा जा रहा है, कितना कलांतर होगा तथा उनका यदि उनका परिणामी तरंग जो है, तरंग आयाम जो है, एक बार 3 पार्ट में दिया गया है। आपको दिया गया है 2a है ना, √2a है। देखो पहला क्या है, पहला 2a है, दूसरा है आपका क्या, √2a है ना, अगर परिणामी आयाम दिए गए हैं। ठीक है, √2a है और तीसरा a है। थर्ड नंबर क्या है, a है, और चौथा जो है वो क्या है, 0। इन 4 चीज़ों पर आपको कलांतर ज्ञात करना है, चारों पार्ट पे आपको कलांतर फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला पार्ट है, अगर फर्स्ट नंबर, देखो फर्स्ट नंबर याद करेंगे आपको, AR बराबर आपको, अगर देखो पहला है इफ रिजल्टेंट जो है वो 2a है, रिजल्टेंट क्या है 2a। तो देखो सूत्र क्या पढ़ रखा आपने, सूत्र पढ़ रखा है आपने, देखो AR बराबर आपने सूत्र पढ़ रखा है कि AR स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस क्या पढ़ रखा है A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कितना cos फाई। ठीक, अब पहले पार्ट के लिए AR कितना है 2a है, पहले भाग के लिए AR कितना है 2a है, तो यहाँ पे मान रख लेते हैं AR बराबर कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, 2a का कितना होल स्क्वायर है, AR का मान पहले भाग के लिए AR बराबर 2a स्क्वायर बराबर A1 का मतलब a स्क्वायर प्लस A2 का मतलब a स्क्वायर प्लस 2a cos फाई। तो यहाँ से देखेंगे 4a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 2a स्क्वायर और इंटू cos फाई। 2a स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कितना cos फाई, यहाँ पर है आपका 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से लिखें 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2, 4/2, 4/2, 2 दूनी 4, एक उधर ट्रांसफर कर लो, cos फाई बराबर 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, cos फाई बराबर 1। तो यहाँ से देखो cos फाई कहाँ किसकी वैल्यू होती है 1, cos 0 डिग्री की, अर्थात कलांतर कितना आ गया फाई बराबर 0 डिग्री, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, कलांतर कितना हो गया फाई बराबर 0 डिग्री। ठीक है, समझ आया कि नहीं है, ये आपको पहला आंसर मिल गया। ठीक, समझ आया। अब ऐसे जब सेकंड पार्ट लगाएंगे, ठीक है, फाई बराबर कितना आ गया 0, जब सेकंड पार्ट लगाएंगे तो सेकंड भी आपको ऐसे मिलेगा। देखो अगर इसका सेकंड पार्ट लगाएंगे, इफ़ AR इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको √2a, कितना दिया गया √2a, तो वैल्यू रख लो इसी वाले फार्मूले में। दोबारा देखो आपको परिणामी आयाम का फार्मूला क्या दिया गया है, AR का स्क्वायर बराबर कितना A1 का स्क्वायर प्लस कितना A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कितना cos फाई। AR का मतलब √2a का होल स्क्वायर बराबर कितना बोलो, √2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 का मतलब आपको A1 A2 बराबर दिया गया, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा cos फाई। भाई a का मान a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको देखो 2 जोड़े तो 2a स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस फिर से कितना cos फाई, यहाँ पर 2 और साथ में a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, मतलब 1 बचा, यहाँ पर 1 प्लस कितना बचा आपका cos फाई, 1 से 1 कैंसिल मतलब 0 बचा, cos फाई बराबर कितना 0, और 0 कहाँ होता है cos में, cos π/2 पर, मतलब यहाँ पर कलांतर आ गया फाई बराबर कितना π/2। तो देखो मैंने 2 पार्ट इसके लगा दिए, बाकी 2 पार्ट और बचे हैं, एक का a है, एक का नॉर्मल a है, और एक का क्या है 0 है, तो cos फाई कलांतर निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा 2, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 नंबर स्टार्ट करें। तो सवाल नंबर 2 है आपका, दो तरंगों के दोलन आयाम 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर है। मतलब AM बराबर दिया गया A1 बराबर 2 मिलीमीटर,
A2 बराबर कितना है 4 मिलीमीटर। A1 A2 इनके मध्य में एक ही दिशा में चल रही उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात करिए जिन पर कलांतर, ठीक है, देखो 4 बार कलांतर दिया गया है। फर्स्ट नंबर φ1 बराबर दिया गया है, पहला कलांतर कौन सा है 0, ठीक। सेकंड दिया गया है आपको φ1 0, दूसरा दिया गया आपको पाई और फिर π/3 पाई दिया गया है और फिर कितना दिया गया है π/3 दिया गया है, ये φ2 है और ये क्या है φ3 है थर्ड नंबर के लिए, है ना। फोर्थ नंबर के लिए एक और दिया गया है, आपको दिया गया π/2। इतने कलांतर आपको दिए गए हैं। अब इस पर आपको परिणामी आयाम ज्ञात करना है, मतलब AR सब पर ज्ञात करना है, ठीक है। पहला नंबर डालेंगे हेडिंग, ठीक है। सवाल नंबर 1 है पहला, ये देखो सवाल नंबर 1। आपको फार्मूला पता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस कितना होता है A2 स्क्वायर प्लस कितना होता है 2A1 A2 कितना cos फाई। बस सिंपल से वैल्यू रखते चले जाइए, AR का मान मिलता चला जाएगा। देखिए अगर मैं A1 का मान यहाँ पे रखूँ तो A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे A1 का मान 2 और गुणे कितना 3 और cos पहला वाला पार्ट कौन φ1 बराबर कितना है 0 डिग्री, तो 0 पे मतलब cos 0 का मान 1 होता है। तो 2 दूनी 4 3 तिरा की 9, 2 दूनी 4 थे 12 और cos 0 का मान कितना है 1, मतलब 9 12 4 16 9 25, मतलब AR बराबर हो गया AR स्क्वायर बराबर 25, तो AR बराबर कितना आ गया आपका 5 मिलीमीटर, ठीक। बस अब हर सेक्शन में जितना है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब में फाई का मान बदलते चले जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ लगा लीजिएगा, ठीक है। बस इस देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ पे जितना भी है इस पार्ट में देखिए यहाँ पर आपको φ2 दिया गया है। अब यहाँ cos फाई का मान पाई रखेंगे तब निकाल देंगे, -1 होता है, π/3 रखेंगे फिर निकाल देंगे, π/4 निकालेंगे फिर निकालेंगे, π/2 रखेंगे फिर निकाल देंगे, बस खत्म काम, निकाल देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 किन्हीं बिंदु पर एक समान आयाम मतलब A1 A2 बराबर कैपिटल A, ठीक है, आवृत्ति की 2 धन तरंग के 270 कलांतर से गुजरती हैं, इनका परिणामी आयाम ज्ञात करिए। देखो सिंपल से है 3 नंबर, आप सभी लोग जानते हैं 3 नंबर। देखिए आपको A1 बराबर A2 बराबर कितना दिया गया A और फाई दिया गया 270 डिग्री, कितना दिया गया परिणामी आयाम चाहिए आपको। तो AR स्क्वायर बराबर आपको पता है A1 स्क्वायर प्लस कितना होता है A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कितना cos फाई, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि परिणामी आयाम चाहिए, तो यहाँ पर हो गया A स्क्वायर और ये कितना हो गया A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A और इंटू cos 270, है ना। cos 270 का मान कितना होता है cos 90 प्लस 90 नहीं cos 180 प्लस 90 माइनस का cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 0, तो दैट मीन्स 2A स्क्वायर और प्लस ये वाला हो गया आपका कितना 0 है, मतलब AR का स्क्वायर बराबर कितना 2A स्क्वायर। अगर अंडर रूट निकालेंगे तो AR बराबर √2 और साथ में कितना A। ये हो गया सवाल नंबर 3, नोट करिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 की बात करें, 2 तरंगों का आयाम 4:3 है, ठीक है। 2 तरंगों का आयाम दिया गया 4 कितना है 3 है, मतलब 2 तरंगों का आयाम 4:3 दिया गया है। उनके परिणामी तीव्रता मतलब अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। आई मैक्स और बटे आई मिनिमम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला 4 नंबर सवाल है, ये लिखा है आपका, देखो A1/A2 आपको दिया गया है। देखिए A1/A2 A1/A2 इज इक्वल टू 4/3 ये अनुपात दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई एक मान निकाल लीजिए, A2 का मान निकाल लीजिए चाहे A1 का मान निकाल लीजिए। हमने A2 का निकाल लिया, A2 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 A1, है ना। अब आपको आई मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए आई मैक्सिमम। तो देखो आई मैक्सिमम का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, देखिए आई मैक्सिमम का जो फार्मूला है वो आपके पास है A1 प्लस, देखो आई मैक्स बटे आई मिनिमम, क्या चाहिए आपको आई मैक्स बटे आई मिनिमम। आपको जहां समपोषी विनाशी व्युत्क्रमण की शर्तों का उल्लेख कराया गया वहां पर देखिए मैक्सिमम तीव्रता के लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आया था, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम तीव्रता के लिए आया था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, मान रख लीजिए। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक। आई मैक्स
बटे आई मिनिमम। A1 का मान कितना है, देखो A1 ही है, A2 का मान रख लो 3/4 A1 बटे A1 माइनस 3/4 A1 और सबका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4A1 प्लस कितना 3A1 बटे में कितना 4, इसी तरीके से 4A1 माइनस का 3A1 बटे में कितना 4, इसका होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4 3 कितना हो जाएगा 7A1 और बटे 4 में से 3 गया कितना A1 और A1 से A1 क्या हो गया कैंसिल, दैट मीन्स आई मैक्स और बटे आई मिनिमम, आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर 7 7 49 बटे में कितना 1, मतलब आई मैक्स अनुपात कितना आई मिनिमम बराबर 49 अनुपात कितना 1। ठीक, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए 4 नंबर। चलिए 5 नंबर देखिए, ये इस सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आता है आपका, ठीक है। तो ये सब था सवाल नंबर 4, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। आपकी समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। पिछले में आयामों का अनुपात था, इसमें तीव्रताओं का अनुपात है। तो देखिए 1:9 दिया गया है ना, तो I1 बटे I2 दिया गया आपको। कौन सा नंबर है आपका 5 नंबर, ठीक है 5 नंबर है। I1 बटे I2 बराबर कितना दिया गया है आपको 1/9, कितना दिया गया है 1/9। और पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि महत्तम और न्यूनतम, तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको चाहिए न्यूनतम और 1 मिनट, आपको चाहिए वही ज्ञात, क्या करना है आपको आई मैक्स और बटे आई मिनिमम, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद करना, पहले आई मैक्स आई मिनिमम ज्ञात करने से पहले आपको A1 बटे A2 का मान चाहिए ना, क्योंकि फार्मूला जो आई मैक्स बटे आई मिनिमम का होता है वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक रिलेशन याद होना चाहिए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है A स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ I1 बटे I2 तो इसको लिखना पड़ेगा हमें A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर I1 बटे I2 का मान कितना है 1/9, वर्गमूल निकालो तो A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाए 1/3, है ना, क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 3A1, बस A2 निकल आया आपका। अब आप निकाल दीजिए आई मैक्स बटे आई मिनिमम। चलिए देखिए आई मैक्स बटे आई मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई मैक्स और बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान आपके पास देखो कुछ नहीं है, A2 का मान रखना है आपको, ये हो गया प्लस का 3A1 बटे A1 माइनस का 3A1 का होल स्क्वायर। सीधे से 3A1 मतलब 4A1 और नीचे बचा कितना माइनस का 2A1, है ना, बराबर होल स्क्वायर। A1 से A1 कैंसिल, 2 दूनी 4 मतलब 4/1, मतलब सीधे से अनुपात आया 4/1 का। तो 4 अनुपात कितना 1, ये हो गया आई मैक्स बटे आई मिनिमम का, ठीक है। आई मैक्स बटे आई मिनिमम का अनुपात 4:1। 5 नंबर नोट करिए फटाफट, ये हो गया 5 नंबर। चलिए हटा दें, ठीक। अब 5 के बाद 6 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 6 लिखा है यंग की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त, यंग के केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त, ठीक है, तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच कितना कालांतर व पथांतर होगा, ठीक है। देखो पहला नंबर है तीसरी दीप्त और अदीप्त ना, देखो पहला नंबर सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट, 6 का पहला पार्ट देखो n बराबर 3 दिया गया है ना। आपको देखो फार्मूला पता है दीप्त के लिए, ठीक है, आपको पता है yn ब्राइट इज इक्वल टू क्या होता है आपका yn ब्राइट, जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति है ना, पथांतर और क्या चाहिए कालांतर चाहिए, तो नहीं स्थिति नहीं चाहिए आपको, केवल कालांतर और पथांतर चाहिए। तो देखो दीप्त के लिए आपको कालांतर जो पता है, कालांतर और पथांतर, तो फाई ब्राइट जो होता है n2n लैम्डा होता है, 2n लैम्डा क्या होता है आपका 2n
नहीं 2πn होता है, 2n पाई कलांतर होता है 2n पाई, है ना। तो देखो यहाँ पर फाई 3 जो निकालेंगे, फाई ब्राइट है ना, तो फाई 3 ब्राइट निकालेंगे 2 इन 3 और इंटू कितना पाई, मतलब 6 पाई। कितना आ जाएगा 6 पाई, ये पहला नंबर आ गया। ठीक है, आपको कलांतर कितना मिलेगा, आपको 6 पाई। और पथांतर इसमें निकाल लीजिए, ये कलांतर था, कलांतर है ना। और पथांतर अगर याद हो तो पथांतर कितना होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, पथांतर है देखो डेल्टा एक्स, है ना। पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। क्या होता है आपका, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। याद है पथांतर, देखो दीप्त फ्रिंज में कलांतर का सूत्र ये था, फाई बराबर 2n पाई, है ना। और पथांतर था डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स बराबर एन का मान कितना है 3, एन बराबर कितना है 3, और लैम्डा आपको दिया गया है सवाल में, लैम्डा बराबर शायद 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया, हाँ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हो जाए 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया आपका 6000 और गुड़े 10 की घात माइनस 10, सीधे से छात्रिक 18 और गुड़े 10 की घात 3 गुड़े 10 की घात माइनस 10, ओवरऑल 18 गुड़े 10 की घात माइनस का 6, 18 गुड़े 10 की घात कितना माइनस का 6। ठीक, तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स बराबर ये आ गया 18 गुड़े 10 की घात 6 मीटर में। और अगर एंगस्ट्रॉम में ही चाहते हैं तो वहीं लिखा रहने दीजिए, 10 की घात माइनस 10 कर लिया 18,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब इसको चाहो तो आप जैसे किताब में आंसर आ रहा है इसको ऐसे लिखा दो ना, ये लिखो 18 10 ना लिखो, इसको माइनस का 10 लिखा रहने दो, और क्षेत्रिक 18,000, तो ये हो गया 18,000 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब चाहिए आपको n बराबर 3 के लिए, लेकिन अदीप्त के लिए सब चीज़ें क्या चाहिए, अदीप्त के लिए। तो ज़रा देखो अदीप्त के लिए कलांतर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए कलांतर, अदीप्त के लिए कलांतर, हाँ तो कलांतर होता है इसका फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई, है ना। कलांतर क्या होता है 2n-1 इंटू पाई। ठीक, अब देखो अगर मैं कलांतर की बात करूं तो 2n का मान रखो, यहाँ पे 3 ही है ना, तीसरी अदीप्त चाहिए तो 3 रख लो यहाँ पे, 2 इंटू कितना 3-1 और इंटू पाई, मतलब 2 3 6 में से 1 गया कितना 5 पाई, ये हो गया कलांतर। अब अगर पथांतर की बात करूं अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए पथांतर, तो डेल्टा एक्स बराबर फार्मूला होता है 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना, 2d, ये होता है आपका डी लैम्डा या लैम्डा बाई 2d, लैम्डा बाई 2 होता है, क्या होता है लैम्डा बाई 2, ये चौड़ाई स्थिति होती है, ये होता है लैम्डा बाई 2। अब देखो 2 इंटू एन का मान 3 माइनस 1, है। ये देखो जो इससे पहले सूत्र लिखा था वो स्थिति थी अदीप्त फ्रिंज की, यहाँ पे कलांतर पूछा गया 2 3-1 और लैम्डा बाई कितना 2, मतलब 6 माइनस 1 और गुड़े 18,000 नहीं 6,000, है 5 गुड़े ये हो जाएगा 3,000, है तो 3,000 एंगस्ट्रॉम में है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 गुड़े 3,000 एंगस्ट्रॉम में, मतलब 5 3 15,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये हो गया आंसर, ये दोनों आंसर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं, हटाए सवाल नंबर 7 लिखा 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों पर 6,000 एंगस्ट्रॉम। देखो 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित स्लिटों के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से, याद रखना स्लिटों के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल डी से। ठीक है, सवाल नंबर 7 है स्मॉल डी बराबर लिखा है कितना 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मतलब इसको लिखिए सीधे 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक, ये हो गया स्मॉल डी। अब इसका लैम्डा दूरी पर पतले से 6,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर एक वर्णीय प्रकाश, मतलब लैम्डा बराबर कितना दिया गया है 6,000, लैम्डा बराबर कितना दिया गया 6,000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर, है ना, लैम्डा हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाए, स्लिटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा, तो पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, 30 गुणे 10 की घात माइनस कितना 2 मीटर। अब आपसे पूछा गया है फ्रिंज चौड़ाई, पर्दे पर फ्रिंज देखा जाता है, फ्रिंज चौड़ाई की गणना कीजिए, आपको डब्ल्यू क्या करना है फाइंड करना है, बातें समझ में आई। देखिए
क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। देखो लिखा है कि d बराबर 2 मिलीमीटर, मतलब स्लिटों के बीच की दूरी। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद हो तो ये होता है, ये वाला, ये जो S1 और S2 लिखा था, S1 और S2, ये होता है स्मॉल d आपका, ठीक है। और यहाँ से जो दूसरा वाला पर्दा एक्सपेरिमेंट वाला था, ये पर्दा जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा था, ठीक है, वहाँ की अगर बात करूँ तो ये वाला जो है ये आपका कैपिटल D होता है। ये क्या होता है? कैपिटल D, ठीक। तो वही लिखा है सब, ठीक। तो देखियो इस फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक का जो फार्मूला पढ़ाया गया वो क्या पढ़ाया गया आपको? देखो W बराबर कितना होता है? देखो W बराबर डी लैम्डा बाई कितना? स्मॉल डी। W बराबर कितना? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो D का मान, कैपिटल D का मान कितना है? देखो 30 गुणे 10 के घात माइनस 2, और लैम्डा का मान कितना है? 6 गुणे 10 के घात माइनस 7, और बटे स्मॉल डी का मान कितना है? 2 गुणे 10 के घात माइनस 3। चलिए हैं, 2 3 6, 3 तरह की 9, 90 गुणे 10 के घात -2 -7 +3। भाई ये -2 -7 जुड़ गया, ऊपर गया तो +3 हो गया। ये हो गया आपका 90 और गुणे 7 2 9, 9 में से 3 गया कितना? -6 है। भाई देखो 7 में से 7 2 9, 9 में से 3 गया 10 के घात -6 है। बचा W बराबर, अगर मैं लिखूँ उसको 9 गुणे 10 के घात -5। भाई एक जीरो और कट गया। और ये चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं 2 0 यहाँ पॉइंट है, अगर मैं बाएँ खिसकाऊँ तो प्लस होगा। तो देखो 9 1 2 खिसका दिया 0.09, और ये हो गया गुणे में 10 के घात -3, सीधे सीधे को 0.09 मिलीमीटर। ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई के लिए, है ना? समझ आए? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, देखो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, 10 की घात -3 मीटर, 10 की स्लिटों के बीच की दूरी 10 की घात -3 मीटर। देखो स्लिटों के बीच की दूरी अभी मैंने बताया स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डी बराबर कितना है? 8 नंबर है। स्मॉल डी बराबर 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। स्लिटों के बीच की दूरी हो गई। अब इसके बाद स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर। कैपिटल डी बराबर कितना है? 3 मीटर। कैपिटल टी बराबर कितना है? 3 मीटर। अब इसके बाद तथा फ्रिंज चौड़ाई आपको W बराबर 2.1 गुणे 10 की घात -3 दी गई है। W बराबर 2.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर, ठीक। आपसे पूछा गया है लैम्डा, प्रयोग किए गए लैम्डा ज्ञात करना है। तो सीधे से फार्मूला आपको वही लगाना है, W इक्वल टू कितना? कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल डी। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू W D बटे कैपिटल D। तो मान रख लो सबका। देखिए यहाँ पर W का मान कितना है आपके पास? 2.1 गुणे 10 की घात माइनस कितना? 3, और बटे स्मॉल डी का मान कितना है? स्मॉल डी 10 की घात माइनस कितना है? 3, और बटे कैपिटल डी का मान कितना है? कैपिटल 3 है ना, 3। तो हल कर लेंगे सब, ठीक है। ये हो जाएगा 0.7 और गुणे 10 की घात माइनस कितना? 6 है। 0.7 गुणे 10 की घात -6, सीधे सीधे स्कूल को 7 कर दे। 1 2 3 गुणे 10 की घात, भाई 1 2 3 4 स्थान किसका आया? तो 10 की घात कितना हो गया? -10, सीधे सीधे आ गया 7000 एंगस्ट्रॉम। आंसर 8 नंबर, ठीक। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, इसके स्टार्ट हो गया सवाल नंबर 9। चलिए सवाल नंबर 9 की बात करूं मैं, तो सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो प्रकाश के व्यतिकरण संबंध प्रयोग में दो स्लिटों के बीच का अंतराल 0.2 मिलीमीटर। देखो स्मॉल डी फिर से दिया गया है, 9 नंबर दिया गया है, स्मॉल डी बराबर 0.2 मिलीमीटर, है ना। मतलब 0.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये हो गया आपका स्मॉल डी का मान मिलीमीटर। इसे निर्गत प्रकाश के किरण व्यतिकरण के से 1 मीटर की दूरी पर पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ाई फ्रिंज बनती है। मतलब देखो कैपिटल डी बराबर दिया गया आपको कितने मीटर? 1 मीटर। कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। अब उसके बाद दूरी पर स्लिट तथा स्थिर पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं। कितनी मिलीमीटर? 3 मिलीमीटर। तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया आपको? 3 मिलीमीटर। मतलब इसको चेंज कर लेंगे, 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये हो गया। अब इसका देखो कह क्या रहा है, गणना कीजिए स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। एक लैम्डा आपको फाइंड करना है सिंपल से। दूसरा फाइंड करना है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है तीसरी। देखो Y3 डार्क आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Y3 डार्क। ये इतनी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले आप सबसे पहले लैम्डा फाइंड करेंगे, फिर Y3 डार्क फाइंड करेंगे, ठीक। चल देखिए,
अब देखो, चूंकि फार्मूला आपने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखो सवाल में दिया क्या गया, पहले वो समझिए। सवाल में दिया गया आपको, कहा गया स्लिटों के बीच की दूरी D बराबर 0.2 मिलीमीटर है और कैपिटल D बराबर कितना, मतलब दोनों पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और W दी गई, ब्रेड्थ दी गई जो फ्रिंज चौड़ाई है। अब लैम्डा चाहिए, तो ब्रेड्थ के लिए फार्मूला W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। फिर Y3 डार्क चाहिए, तो YN डार्क के लिए आपको फार्मूला क्या पढ़ाया गया, 2m-1 डी लैम्डा बाई 2D, तो उसी में रख देंगे, वैल्यू निकल आएगी। सब सीधे फार्मूले पे सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ से लैम्डा बराबर ये हो जाएगा W D बटे कैपिटल D। मान रखो सब, W का मान कितना है 3 × 10 की घात -3, और स्मॉल d का मान कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -3 बटे में कैपिटल D का मान कितना है 1 मीटर। हल करेंगे तो 0.6 आ जाएगा इंटू 3 3 6 माइनस का 6 है, तो ये हो गया आपका। और यहाँ से लैम्डा बराबर सीधे निकल आएगा 6000, इसको लिखो 6000 और गुणे 10 की घात -6, 4 पॉइंट उधर किसका, तो 10 की घात -10, सीधे सीधे लैम्डा बराबर आ गया 10,000 नहीं 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। पहला आंसर हो गया। ठीक, पहले आंसर के बाद हो गया 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर के बाद आपको चाहिए क्या, सेकंड पार्ट इसका निकालना है आपको। सेकंड पार्ट जो है वो है आपका Y3 डार्क। तो देखो YN डार्क का सूत्र क्या पढ़ रखा आपने, YN डार्क आपने पढ़ रखा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई कितना 2D, लैम्डा बाई कितना है 2D। फार्मूला रखते हैं यहाँ पर। देखो तीसरी के लिए चाहिए ना Y3 डार्क, तो यहाँ पर रखो Y3 डार्क बराबर 2 इंटू 3-1 इंटू, नहीं गलत हो गया, D लैम्डा बाई D होता है ना 2D, हाँ। तो कैपिटल D लैम्डा बाई कितना 2D, वैल्यू रखो 3 दूनी 6 में से 1 गया, तो 5 कैपिटल D लैम्डा और बाई कितना 2D। मान रखो सब 5/2, कैपिटल D का मान देखो यहाँ से, कैपिटल D का मान 1 है, लैम्डा का मान अभी निकाला, देखो 6 × 10 की घात -7 लिखेंगे, 6000 है ना, 6 × 10 की घात माइनस कितना 7 और बटे 2, और ये क्या आया है 2D स्मॉल d का मान कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -3। सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ से एक पॉइंट हटा रही है और ये 0 बढ़ा। ठीक, 2 दूनी 4 4, देखो 2 से कटा तो 30 हुआ, हाँ, और 2 से कटा तो 15 हुआ है, 15। अब बचा कितना 15 और 25 75, तो 75/2 गुणे 10 की घात -7 ऊपर है और +3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया है। हल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और बचा कितना 2 सती 14, 2 पंचे 10 और गुणे 10 की घात 7 में से 3 गया -4 है ना, माइनस का कितना 4। तो अगर मैं इसको पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाता हूँ बाएं खिसकाता हूँ, प्लस होता है 3.7 और 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, मतलब 3.75 मिलीमीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, 3.75 मिलीमीटर। ठीक, कौन सा नंबर है, 1 मिनट, 2 3 5 1 6 इंटू 10 की पावर -6000 एंगस्ट्रॉम। हाँ 6000 एंगस्ट्रॉम आया है। तो 6 × 10 की घात -7, कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया क्या, 1 × 6 × 10 की घात -7, 2 × 2 5 × 6 30/4, 30/4 कहीं मिस कर गया कैलकुलेशन कहीं मिस किया, 15 25 75/2 है, 15/75/2। कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, आंसर नहीं आया तो कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। बाई में 2D 2m-1 डी लैम्डा बाई 2D फिर से रख लेते हैं। देखो 2 3 6 में से गया 5 और बटे 2 कैपिटल D लैम्डा बाई कितना 2D है ना, 5/2। अच्छा हाँ 2 बार लिख गया था, ठीक है, हाँ ये गलत हो गया। 5/2 कैपिटल D का मान, कैपिटल D 1 और लैम्डा का मान कितना है 2 बार लिख गया था। लैम्डा आपको निकाल रखा 6 × 10 की घात -7 हो जाएगा, और बटे स्मॉल d का मान 0.2 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो पॉइंट हटा 0 बढ़ा, तो 2 2 15 है ना, 15 25 75 गुणे 10 की घात 3 ऊपर गया -4, मतलब 7.5 गुणे 10 की घात -3, 7.5 मिलीमीटर आंसर ये आ गया डार्क। ठीक है, सॉल्व बनो, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
सवाल नंबर 10, चलिए हटाएं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए आगे। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। कितनी है? 0.4 मिलीमीटर। देखिए यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में झिर्री में सिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल डी बराबर कितना है? 0.4 मिलीमीटर, है ना। अब क्या? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ये हो गया आपका। अब इसके बाद फिर देखो 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब पर्दे के बीच पर्दे 2 मीटर दूरी पर रखी है। कैपिटल डी बराबर कितना है? 2 मीटर। कैपिटल डी बराबर 2 मीटर। पर्दे पर व्यतिकरण प्राप्त करना केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करो। 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की ना, और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो देखो फर्स्ट पार्ट, आपको Y5 डार्क ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो Y3 डार्क पहला पार्ट। देखो YN डार्क का फार्मूला क्या होता है? 2n-1 और d लैम्डा बाई कितना? 2d। चलो भाई 2 × 5 - 1 और d लैम्डा बाई कितना? 2d। सीधे से 2 पंचे 10, 9/2 और 2 पंचे 10, है ना। d लैम्डा बाई कितना? d, 9/2। कैपिटल डी का मान कितना है? देखो कैपिटल डी का मान 2, लैम्डा का मान कितना है? 6 × 10⁻⁻7 और बटे स्मॉल डी का मान कितना है? स्मॉल डी 0.4 × 10⁻³ ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। 0.4 × 10⁻³ ठीक है। सब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल है, 4 से 60 हुआ, 15 चौको 60, 15 हो गया, है ना। 15 हो गया, तो 15 9 देखो ये हो गया। और 15 से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 9 135, है ना। हाँ 15 9 135, तो 135 और गुणे 10⁻⁻7 का मतलब 3 हो गया। 135 और ये 10 ऊपर गया तो प्लस, माइनस का कितना? 4, मतलब 13.5, 135, है ना। 15 9 35, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 13.5 मीटर। पॉइंट में इसको लिखो मिलीमीटर। 13.5 × 10⁻⁻ कितना? 3। दैट मीन्स YN डार्क जो आया वो आया 13.5 मिलीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर के लिए आपको चाहिए क्या? W चाहिए। तो W = आपको पता है कितना होता है? d लैम्डा बाई स्मॉल डी, चाहे दीप्त हो चाहे दीप्त। कैपिटल D का मान आपके पास है 2 मीटर और लैम्डा का मान आया है आपके पास 6 × 10⁻⁻7 मीटर और बटे स्मॉल डी का मान है 0.4। तो सीधे से हटाओ, 15 चौको 60, मतलब ये बचा कितना आपके पास? 0.4, सिर्फ 0.4 नहीं है, × 10⁻³ भी है ना। तो 60 दूना 120, 60 दूना 100 नहीं हो गया, 4 15 बचा ना यहाँ पे, 15 चौको 60, तो ये 15 बचा, 15 दूना 30 और × 10⁻⁻ कितना? 4, ऊपर गया भाई प्लस गया 3 4, तो यहाँ पर बचा कितना? 3.0 × 10⁻³ कितना? 3, अर्थात 3 मिलीमीटर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 10, ठीक है। समझ आया कि नहीं है? ये था आपका सवाल नंबर टोटल 10 है। तो सभी बच्चों अब 10 नंबर तक लगाइए, थोड़े के सवाल और बचे हैं, उनको अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक लगाइए सभी लोग।